गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पतंग कविता की व्याख्या करेंगे। उसको पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। आपकी पतंग कविता कवि आलोक धनवा के द्वारा रचित है। पतंग कविता के माध्यम से कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि किस तरह हमारे जो प्राकृतिक और बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं उनमें कितने चेंजेस आए हैं, किस तरह से उसमें बदलाव आए हैं। तो ये एक उनकी व्यंग्यात्मक कविता है और बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को, उनके खेलों को यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाए हुए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उस पे उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तो इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि बरसात के मौसम में तेज़ बौछारें आती हैं। यहाँ बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। जैसे जैसे बरसात जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है, उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। और हम ये देखते हैं कि बरसात के बाद शरद ऋतु कहते हैं जो जाड़ों का आगमन जो होना स्टार्ट होना, जो प्रारंभ होते हैं जब विंटर्स, तो उसमें हम लोग खुद देखते हैं कि आसमान में रंग बिरंगी कितनी जो पतंग है वो उड़ती हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है सबसे तेज़ बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज़ बौछारों वाला यानी कि बरसात चली गई है, समाप्त हो चुकी है, जा चुकी है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता हुआ। शरद ऋतु सब पुलों को पार करता हुआ, सबको हटाते हुए शरद ऋतु का आगमन होता है। और इतनी तेज़ धूप होती है, ऐसा लगता है जैसे मानो खरगोश की आंखों जैसा, जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल चमकती हुई नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसा जो सूरज निकलता है, उसकी जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूरज की जो रोशनी होती है, वो बिल्कुल उसी की तरह हमें प्रतीत होती है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। फिर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल से वहाँ पर आया है, घंटी तेज़ तेज़ बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को किसे कर रहा है वो, मतलब शरद ऋतु बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे अपनी नई साइकिल पर वो आया है, तेज़ तेज़ घंटियां बजा रहा है, बच्चों को इशारों से बुला रहा है। ये सारा इस तरह से, मतलब उन्होंने जो प्रकृति का नेचर का कवि ने एक यहाँ मानवीयकरण किया है। शरद ऋतु को यानी कि जो बरसात के बाद विंटर का जो स्टार्ट होते हैं, उसका जो आना होता है, तो वो किस तरह से यहाँ पर आके बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है, इशारों से बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाए हुए, बच्चों को वहाँ पर, बच्चों के सब झुंड को बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। चमकीले इशारों से मतलब अपना अट्रैक्शन बच्चों पर डाल रहा है। आकाश को मुलायम बनाए हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाया हुआ है, इतना सॉफ्ट बनाया हुआ है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे उसको छू ही लेंगे। आकाश को इतना मुलायम बनाए हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, ऐसा लग रहा है जैसे पतंग आसानी से ऊपर उड़ जाएगी।
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग बहुत ही दुनिया का सबसे हल्का पेपर होता है जिसके से वो पतंग बनती है, और उसकी जो कमानी बनती है वो भी बहुत हल्की सी, उसमें जो लकड़ी जो लगती है, मतलब पतली जो लगती है, उससे वो बनती है। तो दुनिया का सबसे हल्का रंगीन सुंदर पेपर कागज़ और उससे बनी हुई वो पतंग है जो ऊपर उड़ सकती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, जो सबसे हल्का कागज़ है वो उड़ सके। बांस की सबसे चमकी पतली कमानी उड़ सके, जो उसकी कमानी बनी हुई होती है, देखते हैं ना कि पतंग में पूरी कमानी बनी होती है, वो बिल्कुल बांस की बनी हुई होती है, तो वो लगता है कि वो भी जो सबसे हल्की होती है वो उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरुआत हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ऐसा लगता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो तेज़ तेज़ सीटियाँ बजाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है और सुंदर लगते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, रंग बिरंगी तितलियाँ भी उस समय हमें दिखाई देती हैं, और यहाँ पर बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और सुंदर हमें दिखते हैं। तो पूरी कविता में कवि ने बसंत ऋतु के बाद में और शरद ऋतु के आगमन पर जो बच्चों के अंदर भावनाएं होती हैं, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, उसको पतंग कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि बच्चे कितना ज़्यादा खुश होकर पतंग उड़ाते हैं। ओके, सेकेंड पैराग्राफ है आपका। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीली वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। इन पंक्तियों में कवि ने जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं उस समय वो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, और बेसुध होकर पतंग को वो उड़ाते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता कि हम पतंग उड़ाते समय छत से नीचे ना गिर जाएं, हमारा पैर स्लिप ना हो जाए, हमें चोट ना लग जाए। उन्हें इस किसी भी चीज़ का ज़रा सा भी डर नहीं होता। पूरी निडरता के साथ, पूरी तरह से डूबे हुए उसके रोमांच में वो पतंग उड़ाते हैं, और उन्हें उसमें बहुत आनंद आता है। तो बच्चों को पतंग उड़ाते समय जो आनंद आता है उसका कवि ने यहाँ बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास कहते हैं रुई। बच्चे जन्म से ही, जब छोटे होते हैं तब से ही वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आए हैं, कोमलता लेकर आए हैं, यानी कि वो बहुत ही नाजुक होते हैं। नाजुक से मतलब बहुत उनके अंदर नरमी, सॉफ्टनेस, कोमलता, ये सब होता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे दौड़ते हैं, जिस समय वे पतंग को उड़ाने के लिए वो दौड़ लगाते हैं तो बिल्कुल वो बेसुध हो जाते हैं, छतों को भी नर्म बनाते हुए। इतनी कठोर छतें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो भी बहुत नर्म है, यानी कि जब वो उस पर दौड़ रहे हैं तो वो भी उनको बहुत नर्म लगती हैं, उनके पैरों के नीचे आती हुई उन्हें उसमें भी कठोरता नहीं लगती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जैसे मृदंग की स्वर ध्वनि आती है, इस तरह से चारों दिशाओं में वो तेज 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 घूमते हैं और पतंग को उड़ाने में मस्त हो जाते हैं। जब वे पैक भरते हुए आगे चलते हैं, पैक कहते हैं पैरों को कदम बढ़ाते हुए, मतलब पैरों को बढ़ाते हुए, जब पैरों को आगे बढ़ाते हुए वो चलते हैं
डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे डाल, जो पेड़ की डाल होती है वो बहुत ही लचीली होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस होती है। तो ऐसे अपने बॉडी को, अपने आप को वो बिल्कुल डाल की तरह लचीला, कि कहीं पर भी वो एडजस्ट हो जाए, कहीं पर भी वो किधर से भी निकल कर चले जाएं, इस तरह से उनको अपने आप को वो बना लेते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आप सब लोगों ने, जो बॉयज़ होंगे इसमें और पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सबने पतंग तो ज़रूर उड़ाई होगी, और जिन्होंने नहीं उड़ाई होगी तो उन्होंने देखी तो होगी उड़ाते हुए कि बच्चे किस तरह से पतंग उड़ाते हैं, और उड़ाते हुए वो अपने आप को किस तरह से खो जाते हैं पतंग उड़ाने में। तो वो कह रहे हैं छतों के किनारे, छतों के किनारे किनारे वो पूरी तरह से पतंग उड़ाने में घूमते हैं, भागते हैं, उन्हें ये डर नहीं लगता कि वो नीचे ना गिर जाएं। उस समय गिरने से, अगर उनको गिरने से, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कोई बचाता है तो सिर्फ उनका रोमांच, उनके अंदर पतंग के प्रति जो रोमांच होता है, जो प्रेम होता है, जो उसमें पूरी तरह डूबे हुए होते हैं, जो एक जोश होता है, बस वो ही उसको उनसे बचा पाता है। वरना दूसरा तो देखने वाला जब बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखता है तो कहता अरे देखो कितने खतरनाक किनारों पर बिल्कुल जा रहा है, ये गिर जाएगा। अक्सर हम लोग देखकर बच्चों को बोल देते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही कोई किसी तरह का उनको खौफ होता है, और वो बहुत ही मस्त होकर पतंग उड़ाते हैं, उसका पूरा रोमांच के साथ, और उसका आनंद लेते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की जो ऊंचाई होती है, मतलब जब पतंग आसमान पर उड़ रही होती है, तो महज एक उसकी जो ऊंचाई है उसको एक धागे के सहारे, वही एक डोर है जो उनको पूरी तरह से थामे हुए होती है, उनको पकड़े हुए होती है, उनको कंट्रोल किए हुए होती है, जो उसकी उड़ान ऊंचाई को वो केंद्र में रखते हुए ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाई ने उन्हें पकड़ लिया हो, उनको सहारा दिया हो, बिल्कुल इस तरह से लगता है। तो इस पूरी ही कविता में कवि ने पतंग कविता के माध्यम से बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं उनको दिखाया, बच्चों के उमंग को दिखाया, उनके उत्साह को दिखाया, और साथ में ये दिखाया है कि बरसात के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो सभी के दिलों में एक अलग उत्साह होता है, एक उमंग होता है, एक जोश होता है। तो पतंग के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से यहाँ कवि ने उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है।